क्वेश्चन नंबर 1 में जो है कुछ डिजीजेस के नाम दिया गया है और उनसे संबंधित जो कारक तत्व हैं वो दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, पहला लिखा गया इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई जो रोग होता है ये कैडमियम के संपर्क में आने से होता है। ठीक है, ये औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है उससे संबंधित जो है मानवीय गतिविधियां जब होती हैं तो उससे ये उत्पन्न होने वाला रोग है। इस स्थिति को जो है पहली बार 1960 के दशक में जापान में जो है चिन्हित किया गया था। और इटाई इटाई डिजीज़ में क्या होता है कि हड्डियों में तेजी से जो है दर्द होता है और हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, मृदु हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं, जबकि हड्डियों को जो है मजबूती के साथ साथ जो है कठोर होना चाहिए और उसमें मृदुता आ जाने की वजह से जो है इटाई इटाई नामक डिजीज़ हो जाता है। ये जो है इटाई इटाई नामक डिजीज़ में गुर्दे की ट्यूबुलर और डिस्फंक्शन से भी संबंधित है। ठीक है, तो पहला कथन तो इसलिए पहला जो युग्म है ये तो गलत है, यानी ये कैडमियम है, यानी मीना मटर रोग है। ये जो है पारे की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, यानी इसको मरकरी भी बोला जाता है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए मरकरी की अधिकता की वजह से जो है मीना मटर डिजीज़ होता है। मीना मटर डिजीज़ की जो है अगर इसके उत्पन्न होने की बात करें तो सबसे पहले जो है जापान का जो क्यूशू आइलैंड है, जापान का क्यूशू आइलैंड, यहाँ पर एक शहर है मीनामाटा। ठीक है, उस मीनामाटा शहर पर जो है जो इंडस्ट्रियाँ थी, जो रासायनिक संयंत्र थे, वहाँ से जो है अपशिष्ट जल छोड़े जा रहे थे। तो उनमें जो है अपशिष्ट जल के अंदर जो है मिथाइल मरकरी की बहुत बड़ी मात्रा रहती थी। तो उससे जो है जो उसके आसपास के जो भी नदी तालाब रहते थे वहाँ पर जो मौजूद मछलियाँ थीं उनकी मृत्यु जो है होने लग गई थी। इससे बाद में पता चला कि इसकी अधिकता की वजह से, यानी मरकरी की अधिकता की वजह से जो मछलियाँ थीं उनमें जो है एक बीमारी देखी गई और वो बीमारी थी मरकरी की वजह से होने वाला मीनामाटा डिजीज़। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री ये है कि मीनामाटा डिजीज़ को जो है मीनामाटा डिजीज़ क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला तो ये हो गया कैडमियम से और दूसरा हो गया पारा से। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से ही होता है। तो यानी दूसरा भी है, तीसरा भी सही है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से ही होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि खेतों से जो नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं उनसे रिसते हुए मिट्टी में पहुंच जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हमारे ग्राउंड वाटर होता है वो धीरे धीरे उनको दूषित करते चले जाते हैं। तो देखिए अगर ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो जब ब्लू बेबी सिंड्रोम में जो नाइट्रोजन का स्तर होता है जो 25 mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो जाता है तो एक गंभीर समस्या उत्पन्न होती है और उस गंभीर समस्या के रूप में जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक डिजीज़ जो है उत्पन्न होकर के सामने आता है। ठीक है, ये आप लोगों को इसका नाइट्रेट हो गया। अब ब्लैक फुट डिजीज़ जो होता है, ब्लैक फुट डिजीज़ जो है आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो है जो सहमनी रोग एक तरीके का जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी एक से दूसरे के व्यक्ति के रूप में भी ये फैलने वाला एक डिजीज़ है। यहाँ जो है आर्सेनिक की जब सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये डिजीज़ जो है लोगों में देखा जाता है। तो देखिए केवल दूसरा और तीसरा ही सही है, तो दो ही युग्म सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पेटेंट एक्ट 1970 के संदर्भ में पूछा गया सवाल है और आपको बताना है कि इनमें से कितने सही सुमेलित हैं, मतलब कितने सही हैं, कथन इसमें से कितने सही हैं। ठीक है, देखिए पहली बात तो हम जानते हैं कि पेटेंट होता क्या है। देखिए पेटेंट जो होता है ये जो है एक तरीके का बौद्धिक संपदा के अधिकार को संरक्षित करने का एक रूप है। यह किसी आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है जो एक उत्पाद या प्रक्रिया के समान होता है। यह सामान्य रूप से कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है। पेटेंट प्राप्त करने के लिए पेटेंट आवेदक में जो है आविष्कार के बारे में तकनीकी जानकारी जनता के सामने प्रकट की जानी चाहिए। इसके पेटेंट के संबंध में जो है अगर किसी व्यक्ति को जो है अपने प्रोडक्ट के संबंध में, अपनी इनोवेशन के संबंध में उसको जो है पेटेंट प्राप्त करना है तो उसके लिए जो है कुछ प्रमुख जो है मानदंड होते हैं। उसमें होता है कि प्रोडक्ट आपका जो है पहली बात तो नया होना चाहिए और दूसरा जो है और साथ साथ में यह एक आविष्कारशील कदम होना चाहिए जो है टेक्निकल तरीके से, तकनीकी रूप से जो है वह जो है एक आविष्कारशील होना चाहिए। और तीसरा जो होता है ये औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, ये तीन प्रमुख बातें होती हैं
किसी व्यक्ति को जो है अगर अपने आविष्कार के संबंध में अगर पेटेंट प्राप्त करना है तो इन 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है। अब देखिए पेटेंट की अवधि के संबंध में अगर हम बात करें तो पेटेंट की अवधि के संबंध में जो है तारीख से जिस दिन ये पेटेंट के लिए जो इसको दायर किया जाता है, दाखिल किया जाता है आवेदन, उसी तारीख से लेकर के उसको 20 साल तक जो है पेटेंट का समय दिया जाता है। ठीक है। उस प्रोडक्ट के संबंध में उसको जो है 20 साल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। चलिए अपना पेटेंट एक्ट 1970 के संबंध में जो भी कथन दिए गए उनके बारे में हम देखते हैं। पहला लिखा गया यह अयंगर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसे भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम 1911 को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जो पेटेंट अधिनियम 1970 है, इसको जो है भारत ने 1972 में लागू किया था। ठीक है। भारत ने 1972 में लागू किया था, जबकि ये 1970 में एक्ट बना हुआ था। तो देखिए, तो 1972 बना था और उसी को जो है उससे पहले जो आया हुआ था 1911, सबसे पहले जो था उसको चेंज करके 1970 में, 1970 के बाद जो है 1972 में भारत ने उसको जो है स्वीकार किया। तीसरा कथन लिखा गया है कि यह भोजन, दवाओं, रसायनों और सूक्ष्म जीवों को छोड़ करके जो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी पेटेंटों की सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं, जब जो है इसको बाद में 1911 वाला जो पेटेंट अधिनियम है उसको जब दाखिल किया गया तो उसके साथ साथ में जो है इसको थोड़ा विस्तृत कर दिया गया। उसमें जो भोजन, दवाओं, रसायनों और सूक्ष्म जीवों को भी शामिल करते हुए जो है पेटेंट की सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा ही कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। ठीक है। देखिए पहला लिखा गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रायोजित था और 1992 में स्थापित किया गया था। ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं ये भौतिक रूप से यानी फिजिकली रूप से जो है एक तरीके की मौजूदा संस्था होती है, एक व्यवस्था होती है जिसमें प्रतिभूतियाँ यानी जो सिक्योरिटीज होती हैं शेयर मार्केट के अंदर, शेयर के साथ साथ जो है जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको अनुबंध बोला जाता है उनको, और साथ में जो डिबेंचर होते हैं जिनको ऋण पत्र बोला जाता है उनको, और सिक्योरिटीज़ मैंने आपको शुरू में बता दिया, इन सभी का जो है एक तरीके का कारोबार किया जाता है। तो जो एक संस्था के रूप में जब इनका जो है एक विस्तृत रूप में कारोबार किया जाता है तो उसी को एक स्टॉक एक्सचेंज कह दिया जाता है। ठीक है। तो पहला कथन इसके संदर्भ में तो सही है। दूसरा लिखा गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का दूसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसे वर्ष 1875 में स्थापित किया गया था। ये बात गलत है। मैं बताता हूँ कि ये गलत क्यों है। देखिए जो एशिया का दूसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था वो द नेटिव एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन था, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। इसलिए जो यहाँ पे दूसरा लिखा गया है वो दूसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था, वो द नेटिव एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना जो है 1875 में की गई थी। जबकि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था यह सबसे पुराना है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और इसकी स्थापना जो है एक तरीके से जो है अगर देखा जाए तो ये जो है 1992 में तो इसको जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में हुई थी, जो बाद में जाकर के 2002 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चेंज हो गया। ठीक है। तो पहला कथन हमारा सही है, केवल एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था वो जो है सबसे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए ये कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि महाकायिकता यानी एक्रोमेगाली विकार के संबंध में बताइए। देखिए पहला जो कथन लिखा गया है एक्रोमेगाली के संबंध में कि यह एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। एक्रोमेगाली एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर है। दूसरा लिखा गया है यदि यह यौनावस्था के अंत से पहले विकसित होता है तो इसे अतिकायिकता यानी गिगैंटिज्म भी कहा जाता है। दूसरी बात भी सही है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं। देखिए जो है जो एक्रोमेगाली है ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, ये आप सभी लोगों को मैंने शुरुआत में बता ही दिया है। इसमें क्या होता है कि जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं और चेहरे में जो है हमारी असामान्य वृद्धि होने लग जाती है।
हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से। यह जो है विकार मुख्य रूप से पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, जिससे ग्रोथ हार्मोन का जो है उत्पादन होता है, इसके अत्यधिक उत्पादन होने के कारण होता है। यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है, ये मस्तिष्क के आधार में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि यह शरीर में कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन का संश्लेषण करती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। अब इस ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि के कारण जो है आसपास की जो तंत्रिका ऊतक होते हैं और नेत्र तंत्रिका संकुचित हो जाती है, जिससे जो है हड्डियों का विकास होता है और अंगों का आकार बड़ा होता चला जाता है। ये एक्रोमेगाली आमतौर पर जो है 30 से 50 साल के वयस्कों में पाई जाती है, लेकिन यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, इसमें लक्षण क्या होते हैं कि नींद ना आना, अत्यधिक थकान होना, आवाज़ का कर्कश हो जाना, अत्यधिक पसीना आना, बार बार सिर दर्द होना इत्यादि बहुत सारे जो है इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड ग्राम विश्व बैंक ग्रुप के संबंध में जो है पूछा गया सवाल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सत्य हैं। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में जो है इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, इसके अंतर्गत टोटल 5 संस्थाएं हैं। इन 5 संस्थाओं से मिलकर के जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की स्थापना होती है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, इसमें IBRD है पहला सदस्य, दूसरा IDA, तीसरा IFC और चौथा है मीगा और पाँचवा है ICSID। ठीक है, देखिए IBRD की अगर बारे में हम बात करें तो IBRD जिसको पुनर्निर्माण और विकास के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। इसमें जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक वर्ल्ड बैंक में सबसे पुराना है, जिसने युद्ध के समय जो है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, तो उसके संबंध में जो है उसने पुनर्निर्माण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए और बाद में दुनिया के मध्यम आय वाले जो देश थे, जो गरीब देश थे, उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो है IBRD की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई थी। तो उसी के इर्द गिर्द जो है, उसी के लिए हम जो बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी जो 1945 में हुई थी, क्योंकि सबसे पहले जो है IBRD की स्थापना हुई थी, जो सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, और दूसरा है जो IDA, ये जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इसको अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सॉफ्ट विंडो के रूप में कार्य करता है। वर्ल्ड बैंक का जो है, अगर सॉफ्ट विंडो की बात करें तो वो है IDA। ठीक है, 1960 में जो है सदस्य राष्ट्रों के बीच जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल जो अवसंरचनात्मक समर्थन है, उनको विकसित करने के लिए आर्थिक सेवाओं के विकास के लिए जो है दीर्घकालिक ऋण देने के मूल उद्देश्य के साथ जो है इसकी स्थापना 1960 में की गई। जिसे अगर किसी को ऋण लेना है तो क्रेडिट के रूप में जो है ये IDA जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो सदस्य देश है, इसे प्राप्त कर सकता है। IFC जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना जो है 1956 में की गई थी। ये वर्ल्ड बैंक की निजी शाखा के रूप में कार्य करता है। यह अपने सदस्य देशों की निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं उनको धन उधार देता है, और प्रभारित जो ब्याज दर होती है वो व्यावसायिक होती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो है कम ही होती है। ठीक है, और चौथा है जो है मीगा जो है ये बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है, यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये जो है 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, और यह जो है विदेशी निजी निवेशकों को जो है गैर वाणिज्यिक, यानी जिसे राजनीतिक और जोखिमों के साथ साथ जो है मुद्रा हस्तांतरण में प्रमुख योगदान देता है। और ये जो है स्वामित्व हरण के समय, युद्ध और नागरिक अशांति के कारण होने वाले जो नुकसान होते हैं, उनकी गारंटी यानी उनकी बीमा देने के कार्य करके जो है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यह देशों के जो निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी प्रसारित करने, जो मदद करने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। और जो पाँचवा है ICSID जो है ये निवेश और विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। इसकी स्थापना जो है 1966 में की गई थी। इसकी स्थापना जो है 1966 में निवेश विवाद निपटान निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, और जिसकी निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होते हैं। यह राज्यों और अन्य राज्यों के नागरिकों के बीच निवेश विवादों के निपटारे के साथ साथ जो है और प्रमुख जो सम्मेलन होते हैं उन्हें भी आयोजित करता है। ठीक है, एक विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ICSID का भारत जो है इन चारों का सदस्य है, लेकिन ICSID का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है।
तो चलिए अब हमने जो है प्रमुख बातें जान ली हैं, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कहता है कि जो है पहला कहता है कि मेगा जो है विदेशी निजी निवेशकों को युद्ध या और नागरिक अशांति के कारण होने वाले नुकसान के बारे में बीमा प्रदान करती है। मैंने आपको ये अभी जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बता दिया था। ये पहली बात तो बिल्कुल सत्य है। निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID की स्थापना 1966 में की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिसमें भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से था। भारत जो है इसका सदस्य है ही नहीं, इसलिए दूसरी बात गलत हो जाती है। देखिए मैंने आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में जैसे ही पूरी बातें बताई, ये जो है क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए केवल एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र जैविक अजैविक घटकों के संबंध में पूछा गया सवाल है। आपको बताना है कि इनमें से कितने सही कथन है। ठीक है, देखिए पहले हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ विशेष बातों को जानते हैं। पर्यावरण जो होता है, हमारे आसपास की जो भी ये वातावरण है, ये एक पर्यावरण के रूप में ही विद्यमान है। ठीक है, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका निर्माण कैसे होता है? पहले व्यक्ति जो है एक सेंटर में होता है। ठीक है, उस बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर के जनसंख्या का निर्माण होता है। ठीक है, जब जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में हो जाती है तो उनको समुदाय में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक, और जब ये समुदाय जनसंख्या व्यक्ति एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं तो एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है, जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और जब पारिस्थितिकी तंत्र भी इनके साथ जुड़ जाता है तब निर्माण होता है बायोम का। ठीक है, और आखिरी में जब बनता है तो इन सबको जोड़ने के बाद बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जनसंख्या, व्यक्ति, इन पांचों को मिला करके लास्ट में बनता है हमारा जैवमंडल। ठीक है, ये लास्ट में बनता है हमारा जैवमंडल। यानी अगर पारिस्थितिकी संगठन के संबंध में बात करें तो टोटल 6 घटकों के साथ मिलकर के, 6 स्तरों के साथ मिलकर के ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका एक भाग है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन लिखा गया है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों के बीच एक स्थिर संतुलन होता है। स्थिर संतुलन कहाँ से होता है भाई? परिवर्तन तो होता रहता है ना, क्योंकि जो जैविक और अजैविक घटक हैं, जैविक में जो सजीव होते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब सजीव के अंतर्गत आ गए। जो अजैविक होते हैं, जो निर्जीव हैं, जैसे नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, ठीक है, मौसम हो गया, वर्षा हो गई, तो इनको अजैविक घटक कहते हैं। तो इनमें तो परिवर्तन होता रहता है ना, तो इनके परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही पर्यावरण जो है स्थिर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इनके परिवर्तन से ही जो है हमारा इकोसिस्टम डेवलप करता है, आगे बढ़ता रहता है। तो पहला कथन तो इसलिए गलत हो जाता है। दूसरा कहता है कि बायोम पारिस्थितिकी तंत्र में संगठन का अंतिम स्तर होता है। अंतिम स्तर जैव मंडल होता है, मैंने अभी आपको बताया, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। दोनों बातें गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। 7 कहता है कि धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर भारत पाकिस्तान संयुक्त प्रोटोकॉल 1974 के संबंध में कौन सी बातें सही हैं? पहला लिखा गया है कि धर्म या संप्रदाय के भेदभाव के बिना एक देश से दूसरे देश में तीर्थ यात्रा की अनुमति दी जाएगी। बिल्कुल सत्य बात है। इस प्रोटोकॉल में ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह शामिल नहीं है, ये भी बात सही है। तो दोनों बातें यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में पूछा गया सवाल है। आपको बताना है कि इनमें से कितने सही है। पहला लिखा गया कि लाइसेंसिंग के अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत एरोस्पेस, गन पाउडर, खतरनाक रसायनों के उद्योगों को बनाए रखा गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों से कम 100 किलोमीटर नहीं, ये जो है 25 किलोमीटर रहता, तो ये बात बिल्कुल सत्य होती, इसलिए ये जो है दूसरी बात गलत हो जाती है। इसने निजी क्षेत्रों को बाजार में अत्यधिक भार से बचने हेतु चरणबद्ध तरीके से वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं नहीं नहीं, चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जो है समाप्त करने के साथ साथ जो है निजी कंपनियां एक साथ कई वस्तुओं और मॉडलों का उत्पादन कर सकती हैं, मजबूर नहीं किया, ये बात गलत है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उद्योगों की क्षमता और पूंजी का उनके उच्चतम स्तर तक जो है उपयोग किया जा सकता है। इसलिए तीसरी बात गलत है, तो केवल एक ही कथन सही है, तो हमारा सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पूछा गया कौन सी बातें सही नहीं है। आधार रेट यानी आधार दर वह दर है
जो आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घावधिक उधार देने पर प्रभावित करता है। ये बात गलत है। दीर्घावधि उधार देने पर प्रभावित करता है, ये बात गलत है। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। और दूसरा लिखा गया है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जिसके नीचे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं। ये अपोजिट हो गया है, तो ये दूसरी बात भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें गलत हैं, तो 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो पहला कथन है, इसके संदर्भ में एक जो है संशोधन कर लीजिएगा कि आधार रेट वह रेट होता है जिससे जो है आरबीआई द्वारा जो तय की गई ब्याज दर होती है, उससे कम दर पर कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण प्रदान नहीं करेगा, वो होती है आधार रेट। ठीक है, इसलिए ये जो है पहली बात गलत है। यहाँ पर दीर्घावधि के संबंध में बात जो है शामिल नहीं होती है। यहाँ पर आधार रेट वह रेट होता है, वह आरबीआई के द्वारा तय की गई एक ब्याज रेट होती है, ये ब्याज दर होती है जिससे कम दर पर कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण प्रदान नहीं करेगा, वो होती है आधार रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ पे जनजातियों का नाम दिया गया, आपको बताना है कि ये किन राज्यों से संबंधित हैं। भील जनजाति जो है छत्तीसगढ़, ये बात बिल्कुल सही है। ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी निवास करते हैं। ठीक है, पहली बात तो सही है। दूसरा लिखा गया है कि मुंडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में निवास नहीं करती है। मुंडा जनजाति जो है ये छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पर फैली हुई है। ठीक है, और संथाल जनजाति जो है ये भी आसाम में मौजूद नहीं है। ये जो है संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी और पुरानी जनजातियों में शामिल की जाती है। ये आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में फैले हुए हैं। ठीक है, तो तीसरी बात गलत हो जाती है। और वारली, दमन और दीव ये जो है दमन दीव के साथ साथ जो है महाराष्ट्र, नासिक, गुजरात के वलसाड़ वाले ज़िले में, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये चौथी बात तो सही है। और हमें बताना है कि कौन सी बातें सही, कितने युग्म सही सुमेलित नहीं हैं। 2 युग्म हैं जो सही सुमेलित नहीं हैं, तो हमारा दूसरा तीसरा तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है जनजातियाँ दी गई हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये किन राज्यों से सही रूप में संबंधित हैं। ठीक है, और कौन सी सही सुमेलित नहीं है उनको आपको बताना है। देखिए, भील जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में मौजूद है, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये जो है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी मौजूद है। ये भारत के सबसे बड़े आदिवासी जनजातियों समूह में भी शामिल हो जाती है। यानी ये सही है। मुंडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में न होकर के ये छोटा नागपुर वाला जो रीजन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में फैले हुए हैं। तो तमिलनाडु तो नहीं है। संथाल जनजाति जो है ये आसाम में है, बिल्कुल सही है। ये संथाल भी जो है भारत की सबसे बड़ी और पुरानी जनजातियों में से एक है। ये आसाम के साथ साथ जो है बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही है। और वारली, दमन दीव ये गुजरात के वलसाड़ वाले ज़िले में, कर्नाटक, गोवा, दादर नागर हवेली के साथ साथ दमन दीव, ठीक है, नासिक, महाराष्ट्र के जो भी प्रमुख ज़िले हैं वहाँ पे मौजूद है। तो ये भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो एक ही युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पे मुद्रा के प्रकार दिया गया है, आपको उसकी विशेषता दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। देखिए, हार्ड करेंसी के बारे में अगर हम जानें तो हार्ड करेंसी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा होती है, जिसमें उच्चतम विश्वास दर्शाया जाता है और यह हर अर्थव्यवस्था को इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा के रूप में जो हार्ड करेंसी को काउंट किया जाता है। और इसके सामने लिखा गया है कि जब सरकार मुद्रा की परिपक्वता से पहले ही अपने बांडों को फिर से खरीदना शुरू कर देती है, तब मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रभावित होती है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते देखते हैं। दूसरा है हार्ड करेंसी। जब कोई हार्ड करेंसी किसी अर्थव्यवस्था में तेज़ गति से बाहर निकल जाती है तो उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी उसकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, तो ये तो सही है। हीटेड करेंसी जब वह घरेलू मुद्रा होती है जो अर्थव्यवस्था से विलोपित हार्ड करेंसी के कारण दबाव में है, ये भी बात सही है। चीप करेंसी, जब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि चीप करेंसी वह करेंसी होती है जिसे जो है बहुत कम ब्याज दर पर उधार लिया जा सकता है। ठीक है, और लिखा गया कि वह मुद्रा जो विदेशी मुद्रा बाजार में विशेष रूप से उपलब्ध है।
ये नहीं, ये जो होती है ये होती है आपकी हार्ड करेंसी, जो शुरू में मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये तो गलत है। तो आपको बताना था कि इसमें से कितने सही सुमेलित हैं, तो केवल 2 ही जो है सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बताना कि इनमें कितने सही नहीं हैं। एक एस्चुरी इकोटोन का उदाहरण है, बिल्कुल। एक इकोटोन में जैव विविधता उसके निकटस्थ पारिस्थितिकी तंत्र से अधिक होती है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बातें सही हैं और आपको बताना है कि कौन सी सही नहीं है, जबकि दोनों बातें सही हैं। देखिए, थोड़ा इकोटोन के बारे में जानते हैं। इकोटोन जो होता है, या दो से अधिक विविध जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है, जो संयोजक क्षेत्र होता है, उसी को इकोटोन बोलते हैं। जैसे मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, और समुद्र की जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं, और उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जब आप जो है लैंड पर पहुँचते हैं, लैंड इकोसिस्टम पर पहुँचते हैं, तो जो उनके बीच का क्षेत्र होता है, यानी ये जो बीच का क्षेत्र बचा आपका, ये आपका जो है हो गया लैंड इकोसिस्टम। लैंड इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया आपका, जो स्थलीय भूमि है, स्थलीय इकोसिस्टम है। तो इनके बीच का जो ये रीजन बचता है, ये मैंग्रोव हो गया या स्थलीय हो गया, तो इनके बीच का जो ये रीजन बचता है, ये एक ट्रांजिशन जोन के रूप में कार्य करता है। तो इसी को हम इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ज्वार नदमुख हो गया, एस्चुरी हो गई, नदियों का तट हो गया, घास भूमियाँ हो गई, ठीक है, ये जो है आपके इकोटोन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है कुछ विषैले पदार्थों का नाम दिया गया है और उनसे क्या जोखिम होते हैं, क्या रिस्क होते हैं, उसको आपको बताना है, और कितने सही युग्म हैं, सुमेलित हैं, वो आप बताना है, ठीक है। बेंजीन जो है लिखा गया है, ये गुणसूत्रीय क्षति, यानी हमारे गुणसूत्र को जो है क्षति पहुंचाता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्रोमेट जो होता है, ये घातक फेफड़ों की बीमारी के लिए होता है, ये बात गलत है। जो क्रोमेट्स होता है, ये जो है त्वचा के अल्सर, गुर्दे की सूजन और कैंसर से संबंधित जो है रोगों के लिए जो है जोखिम प्रदान करता है, तो ये बात तो गलत है। तो अगर मिलाने की बात करें तो ये इससे मिल जाएगा। मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज के संबंध में अगर हम बात करें, तो जो ये प्रजनन की क्षति को बहुत तेज़ी से जो है नुकसान पहुंचाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। बेरिलियम के संबंध में अगर बात करें, तो ये जो है जो घातक फेफड़ों की बीमारी होती है, उसके संबंध में होता है, इसलिए ये बात भी गलत है। तो केवल 2 ही युग्म सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है सकल अस्थायी पूंजी निर्माण के संबंध में बात करता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। देखिए, सकल अस्थायी पूंजी निर्माण जो होता है, इसको निवेश भी बोला जाता है। इसे उत्पादित संपत्तियों के अधिग्रहण के रूप में जो है परिभाषित करते हैं, जिसमें उत्पादकों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए ऐसी संपत्तियों का उत्पादन शामिल होता है, ठीक है। पहला कथन लिखा गया कि यह भूमि की खरीद और मूल्यह्रास को शामिल नहीं करता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो है इसमें ज़मीन की खरीद और मूल्यह्रास शामिल नहीं होती है। यह जो है विनिर्माण में किए गए कुल निवेश का एक मापक है। नहीं नहीं नहीं, यह जो है अचल संपत्तियों में केवल शुद्ध परिवर्तन के मूल्य को ही ध्यान में रखता है, ठीक है। यह जो है निवेश का मापक नहीं है, इसलिए दूसरा कथन तो गलत है। केवल एक ही बात सही है, तो ऑप्शन है इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया दोनों प्रकाशीय क्षेत्र में संपन्न होती हैं, सही है। अप्रकाशीय क्षेत्र में केवल श्वसन क्रिया संपन्न होती है, ये भी सही है। दोनों बातें सही हैं, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। देखिए, जो है इसमें जो है 2 प्रमुख बातें हैं। एक प्रकाशिक जोन होता है, एक होता है अप्रकाशिक जोन, यानी एक होता है फोटिक जोन, एक होता है अफोटिक जोन। फोटिक जोन में जो होता है, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ऊपरी वाली परत होती है। जिस स्तर तक जो है प्रकाश प्रवेश करता है, या जहाँ तक प्रकाश संश्लेषक गतिविधि प्रतिबिंबित होती है, वह जो है जल की पारदर्शिता पर निर्भर करती है, तो वो प्रकाशिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ जो है श्वसन की क्रिया दोनों संपन्न हो जाती है, इसलिए पहला कथन इसलिए सही है। और अप्रकाशिक क्षेत्र जो होता है, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की निचली वाली परत होती है, जहाँ प्रकाश प्रवेश ही नहीं कर पाता है और पौधों की वृद्धि प्रतिबंधित रहती है। तो वहाँ पर तो श्वसन की क्रिया उत्पन्न होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, इसलिए दूसरी बात गलत होती है, ठीक है। और अप्रकाशिक जोन के अंतर्गत जो है गहराई में जैसे बढ़ते जाते हैं, तो जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का स्तर बहुत कम होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं
लिखा गया है ओलिगोट्रॉपिक यानी अल्पपोषी झीलें पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। पहले देखिए थोड़ा सा झीलों के बारे में जानते हैं। झील जो है मोटे तौर पर 3 प्रकार की जो होती हैं, जिसमें अल्पपोषी एक झील होती है जिसको ओलिगोट्रॉपिक के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो लिखा गया अल्पपोषी जो झीलें होती हैं केवल पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। नाम से ही लग रहा है अल्पपोषी, तो पोषक तत्वों से भरपूर कहाँ रहेंगी, तो ये बात तो गलत हो जाती है। ठीक है, ये जो है झीलें बहुत गहरी होती हैं और समुद्र तटीय और उपतटीय क्षेत्र होते हैं जो संकीर्ण और बहुत कम उत्पादक होते हैं, और गंभीर अंचल वाले क्षेत्र जो है विशेष रूप से व्यापक होते हैं। इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है और ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता होती है अधः स्तर पर, निचले स्तर पर, और पादप प्लवक का घनत्व कम होता है। ठीक है, और दूसरी होती हैं सुपोषणी झीलें। ठीक है, सुपोषणी झीलें में झीलें होती हैं जो है बहुत उथली और उष्ण होती हैं, यानी गर्म होती हैं, और समुद्र तटीय और उपतटीय क्षेत्र बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। किनारे ढलानदार होते हैं और इनका स्तर जो है निचला स्थान जो है रेतीला होता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जबकि सुपोषणी से ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पादप प्लवक का जो है घनत्व बड़ी मात्रा में होता है। और तीसरी होती है दुष्पोषी झीलें यानी डिस्ट्रॉफिक झीलें। यहाँ पे लिखा गया है कि झीलें फास्फोरस से समृद्ध होती हैं, लेकिन इनमें कैल्शियम की कमी होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 3 झीलें हैं, एक है अल्पपोषी, एक है सुपोषी, एक है दुष्पोषी। ठीक है, मोटे तौर पर समझा जाता है इनको, तो जबकि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि वो उसके संबंध में जो है ये किस प्रकार की झील को जो है परिभाषित करता है। ठीक है, तो केवल एक ही युग्म सही है, केवल एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। 17 पे चलते हैं। वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट के संबंध में पूछा गया है कि इसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप के द्वारा जारी किया जाता है। यूनेप जो है एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को वैश्विक पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने के साथ साथ जो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1972 में 5 जून। और इसका जो मुख्यालय है ये केन्या के नैरोबी में है। कहाँ पे है? केन्या के नैरोबी में। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। और ये बीट पॉल्यूशन, यूनाइटेड नेशन 75 और विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ इनके प्रमुख अभियानों के रूप में शामिल होता है। और एमिशन गैप रिपोर्ट, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लेनेट, ये जो है इनके द्वारा जारी की जाने वाले प्रमुख रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है पोषक तत्व आधारित अनुदान व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन सा सही नहीं है। एनबीएस व्यवस्था के तहत केवल पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन की उपस्थिति के आधार पर किसानों को सब्सिडी आधारित दरों पर उर्वरक प्रदान किए जाते हैं। केवल यही बात यहाँ पे इसको गलत कर देती है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर के साथ साथ जो है द्वितीयक जो उर्वरक हैं, द्वितीयक जो पोषक तत्व हैं, उनमें मॉलिब्डेनम, जिंक और जो फोर्टिफाइड उर्वरक हैं उन पर भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसलिए ये बात गलत हो जाती है। यह सब्सिडी व्यवस्था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2010 से लागू की जा रही है। ये 2010 से लागू तो की जा रही है, लेकिन ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं, यह जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा और उर्वरक विभाग के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। इसलिए ये भी बात गलत हो जाती है। और हमें बताना था कि दोनों बातें गलत है और गलत ही बताना था, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है सेक्ची डेप्थ किसका माप है? यह जल की पारदर्शिता को मापा जाता है इससे। जैसे जैसे सेक्ची की गहराई बढ़ती जाती है और जल की पारदर्शिता घटती जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इनमें से कौन सा जानवरों के एक समूह के साथ रहने का कारण नहीं है? संसाधनों की उपलब्धता, इसकी वजह से तो ये जो है साथ में नहीं रहते हैं। और भोजन और पानी खोजने में आसानी, संसाधनों का सहभाजन, संसर्ग तक पहुँच। संसाधनों का सहभाजन ही एक ऐसा जो कथन है इसके संबंध में सही साबित होता है, यानी सही नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। बाकी ए,
बी और डी इस संदर्भ में जो है जानवरों के एक साथ के रहने का कारण है। यानी संसाधनों की उपलब्धता है तो वहाँ पे जानवर रहेंगे, संसर्ग की पहुँच है, संसाधनों ये तो नहीं, भोजन और पानी को जब आसानी से उपलब्ध होता है तो वहाँ पे जानवरों का समूह रहता है। संसाधनों का सहभाजन मतलब संसाधन जब वहाँ पे बहुत दूर दूर तक बिखरे हुए हैं तो वहाँ पे जानवरों का जो है पाया जाना बहुत ही रेयर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। इसमें जो है जेनो ट्रांसप्लांटेशन में मानव अमानवीय ऊतकों और अंगों का प्रत्यारोपण शामिल होता है। बिल्कुल सही बात है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सूअरों की तुलना में नर वानर गणों की प्राथमिकता दी जाती है। ये तो अपने आप में ही जो है काफ़ी वेग जो है कथन है। मनुष्यों को प्राथमिकता दी जाएगी इसके लिए, ये बात तो गलत है ना। सबसे पहले जानवरों पर जो है इसका टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जब वहाँ पे सक्सेस यानी सफलता मिलती है तब जो है मनुष्यों और जो बंदर होते हैं उन पर ट्रांसप्लांटेशन करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए ये बात गलत है। ये आपन में ये जो है एक्सचेंज हो गए हैं। यानी जीनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो है नर वानर गणों को प्राथमिकता देने से पहले जो है सूअरों को जो है प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद जो है नर वानरों को शामिल किया जाता है। ये बात गलत है। इसलिए इसमें जीनोम एडिटिंग नामक एक प्रक्रिया शामिल होती है। बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा ही सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित बायोम को उनकी अवस्थिति के बढ़ते अक्षांश के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। बायोम क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था। तो आपको बताना है कि जो है इनको सही क्रम में एडजस्ट करते हुए घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए जीवमंडल का जो स्थलीय भाग होता है विशाल क्षेत्रों में विभक्त होता है, इन्हें ही बायोम कहते हैं। जैसे जिनमें जलवायु हो गया, वनस्पतियाँ हो गई, पशु जीवन हो गया और सामान्य बने प्रकार की मिट्टी के प्रकार हो गए, उनको शामिल करते हैं। ठीक है, तो अब इनको आपको जो है घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, पहले सवाना आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रेयरी भूमि, और उसके बाद आएगा आपका बोरियल वन, सबसे लास्ट में आएगा टुंड्रा वन, जहाँ पर वनस्पतियों की नाम मात्र की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम को शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर और किस संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से जो है तैयार किया गया है। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर्स ने मिलकर के सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम तैयार किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको जो है विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, मैंग्रोव वन के संदर्भ में पूछा गया है। मैंग्रोव प्रजनन की एक सजीव प्रजक विधि दर्शाते हैं। बिल्कुल सही है। अवस्तंभ मूल मैंग्रोव वनस्पति की एक विशेषता है, ये भी सही है। यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि उच्च आंतरिक दर वाली जनसंख्या में प्राणियों की विशेषता नहीं है। देखिए कम अवधि की पीढ़ी ये है, उच्च प्रजनन दर ये भी शामिल है, एक साथ सामान्य से अधिक बच्चों का जन्म ये भी है, यौनावस्था की शुरुआत में देरी ये जो है विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर होता है। तो चलिए आज इसको यहीं तक रखते हैं। अगला जो भी पार्ट होगा सेकंड पार्ट इसका 26 से कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है।